Welcome to lesson 1, that is algorithm session. तो क्या समझ मतलब सार्थक, तुम एल्गोरिथम से क्या चीज समझते हो कि आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एल्गोरिथम एक तरह से वो हो गया, मतलब जैसे कोई भी प्रोसेस करना है तो पता पहले स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, पूरी डिटेल मतलब रिटर्न में। हाँ, तो फिर जैसा सार्थक ने बोला कि स्टेप्स में हम देखेंगे कैसे एल्गोरिथम वर्क करता है और और कैसे ये चीज आगे हम कंटिन्यू होगी। तो पहले आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं उस चीज के बारे में बता देता हूँ। पहला होगा हमारे पास कि एल्गोरिथम क्यों जरूरी है ना? और एल्गोरिथम से हम क्या-क्या कर सकते हैं, हम क्यों बनाते हैं, कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एल्गोरिथम बनाते वक्त हमें ध्यान ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? और शुरुआत करते हैं कि जैसे सार्थक पहली लाइन दिख रही होगी कि एक वो लिखा है प्रॉब्लम, फिर एल्गोरिथम, फिर प्रोग्राम, हम्म। ठीक है? तो इसमें है क्या? बेसिकली एल्गोरिथम तो किसी एक प्रॉब्लम का ही होगा जैसा कि अगर तुम्हें सपोज एक प्रॉब्लम दी जाए तो तुम पहले सोचोगे कि कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एक अप्रोच, ठीक है यस सार्थक? यस सर। तो उस प्रॉब्लम को अप्रोच के लिए हम क्या करते हैं, जैसे प्रॉब्लम दी कि कुछ कुछ भी करो तुम, पर इनपुट में अगर मैं कुछ चीजें ये दूं, कुछ इनपुट सेट ऑफ डेटा, तो आउटपुट में ये आना चाहिए, यस सर। ठीक है? तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो मेन है इसमें कि तुम प्रॉब्लम को एनालाइज करना है कि क्या इनपुट मांग रहा है और क्या हमें आउटपुट देना है एक तरह से। और एल्गोरिथम जो है वो हमारा एक तरह से ये होगा, एक मशीन मान लो कि हमें एक मशीन डिजाइन करनी है ऐसी कि जो भी यूजर इनपुट में दे और आउटपुट में एक स्पेसिफिक रिजल्ट ही आए, यस सर। ठीक है? मशीन, समझते हो ना कि हम कुछ भी हम्म। इनपुट में दे और आउटपुट में हमें रिजल्ट आ जाए। और लास्ट स्टेप होता है हमारा प्रोग्राम, कि उस चीज को एक बार हमने एनालाइज कर लिया, हमने मशीन एक तरह से सोच ली कि कैसे बनानी है, और अब उस प्रोग्राम के थ्रू अब उसको बिल्ड करना है, ठीक है? यस सर। तो अब हम आते हैं फर्स्ट उसके, हम डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, है ना? एक तरह से एक वर्ड लेकर चलते हैं। अगर हमें कोडिंग सीखनी है तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम एक साथ बोलते हैं ना? यस सर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक बार डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ना। Data structure. It is a हम्म, kind of container that is how to store the elements in an efficient way such that manipulation with data gets faster. Example array, linked list, trees, etc. ठीक है? तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक तरह का ऐसा कंटेनर मान लो जिसमें तुम कितने एफिशिएंटली डेटा को स्टोर कर सकते हो और उस डेटा के साथ मैनिपुलेट वो कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें अगर एक एनालॉगी दूं, तो सार्थक, तुम्हारे Yes, घर में अलमीरा yes sir. है ना? तो उस अलमीरा में तुम बहुत सारे वो रखते हो कपड़े, ठीक है? Yes sir. अब मान के चलो कि अगर मैं मतलब उस अलमीरा में कुछ कपड़े एक तरफ हैं, कुछ कपड़े दूसरी तरफ, तो तुम्हें तो एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा कि मेरी जीन्स कहाँ पर है, शर्ट कहाँ पर है ना? Yes sir. और अगर मैं उसी वे को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखूं, तो Hmm. मेरे लिए इजी हो जाएगा कि हाँ, जीन्स का कॉलम एक तरफ है, शर्ट का एक तरफ है, तो उससे मैं फास्टर रिट्रीव कर सकता हूँ डेटा को। एक Yes मतलब sir. कपड़ों को डेटा मान लो, और जो अलमीरा है उसको तुम एक डेटाबेस मान लो ठीक। कि उस डेटाबेस के अंदर इतना सारा डेटा है ना? और तुम्हें उस Hmm. चीज को एक्सेस करना है एकदम एफिशिएंट वे में, Yes sir. ठीक है? तो उसी उसी चीज को हम डेटा स्ट्रक्चर का नाम देते हैं कि जैसे एरेज
हो गई, लिंक्ड लिस्ट हो गया, कि तुम कितने एफिशिएंटली डेटा को रिट्रीव कर सकते हो और कैसे हम डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं, डेटा का स्ट्रक्चर देना। Yes, sir. अब आते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम एक तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जरूरी नहीं कि वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के लिए ही हो, है ना, वो Yes, हम sir. अपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, जैसे कि दूसरे बंदे को बस समझ आ जाए कि इस बंदे ने ये काम कर रखा है, Hmm. ठीक है, कि उसने ऐसा क्या अप्रोच लगाया जिससे ये काम हो गया, बस ये एल्गोरिथम है तुम्हारा, ठीक है। Yes, sir. अब सपोज करो वो, जैसे अभी मैंने तुम्हें वो दी एनालॉगी, अगर मैं शर्ट Hmm. को, है Hmm. ना, एक के ऊपर एक रखता हूँ, तो मानते हो ना ये एक स्टैक होता Yes, sir. है ना। स्टैक क्या होता है कि तुम हर एक एलिमेंट को एक के ऊपर एक रखते जा रहे हो, Yes, sir. ठीक है। तो वो रखने का तरीका कि भाई मुझे उस एलिमेंट को एक के ऊपर एक ही रखना है, कुछ अलग से उसका वो नहीं करना, तो वो जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, Hmm. ठीक है, कि मैं हर एक कपड़े को एक के ऊपर एक रखूंगा, तो वो मेरा एक एल्गोरिथम है कि मैं डेटा के साथ ये कर रहा हूँ, ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ डेटा को कि वो एक के ऊपर एक ही आए, Yes, sir. ठीक है। तो ये हमारा हो गया एल्गोरिथम। अब हम बात करते हैं एल्गोरिथम क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज के टाइम में सबको पता है कि डेटा बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, Yes, sir. ठीक है, मतलब हमारे आज सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है, तो एक तरह से डेटा इतना बढ़ता जा रहा है कि उसे स्टोर करने के लिए भी एक एफिशिएंट वे होना चाहिए, ताकि कहीं भी गड़बड़ ना हो, है ना, कोई सिस्टम में क्रैक्स, मतलब एक तरह से सर्वर डाउन ना पड़ जाए, समझ रहे हो। Hmm. Yes, sir. सबको एकदम, जिस यूजर को जिस चीज की भी जरूरत है वो उसे इजीली मिल जाए। तो Hmm. अब हमें कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स, मतलब एक तरह से एक ऐसे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देने होंगे जो वो इजीली, वो जो कंप्यूटर है वो इजीली वो डेटा को एक्सेस करके यूजर को दे सके कि ये तुम्हारा डेटा है जिसकी तुम बात कर रहे हो, Hmm. ठीक Yes, sir. है। तो अब आ जाते हैं डिजाइन, डिजाइन एनालिसिस और इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। Hmm. ये तीन चीजें होती क्या है कि डिजाइन में, सपोज करो मैंने तुम्हें एक प्रॉब्लम दी, ठीक Yes, है, sir. मैंने पूरे आज के सेशन में जितने भी हैं मैंने उन सबको प्रॉब्लम दी कि ये कुछ सेट ऑफ इनपुट मेरे को देना है और तुम्हें ये Hmm. एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है ना तुम्हें यही निकालना है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 8 का फैक्टोरियल है ना, तो Yes, मैंने sir. इनपुट दिया कोई भी नंबर, तुम उसका कुछ भी लिखो, मतलब 8 फैक्टोरियल दिया और आउटपुट में उसका आंसर आना चाहिए कि 8 Hmm. फैक्टोरियल होता क्या है, Yes, sir. ठीक है। अब सबकी अपनी अपनी अप्रोच होगी, Hmm. किसी ने अपना अप्रोच लगाया कि हाँ मैं उस 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 8 into 7 into 6, मतलब Hmm. मल्टीप्लाई कर करके हर एक उसको। Yes, और sir. एक ने अप्रोच लगाया नहीं मैं तो 1 से शुरू करूंगा, मतलब 1 into 2 into 3 into 4, Hmm. ठीक है। मतलब सबका एक अलग अलग वे है सोचने का, पर अब कैसे पता लगाएं किसका एल्गोरिथम बेस्ट होगा, है ना, मतलब यहाँ तो मेरे पास 18 वो है कंटेस्टेंट, Yes, sir. सबने अपना अपना अप्रोच दिया, अब मेरे को कैसे पता चलेगा किसका एल्गोरिथम बेस्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। Yes, तो sir. तुम्हारा कोई ओपिनियन, कैसे मैं वो कर सकता हूँ। जो सर मतलब जल्दी आंसर दे दे जिसका जल्दी कंपाइल हो जाए। अच्छा, जल्दी कंपाइल हो जाए। आ, Hmm. तो फिर ठीक है, तुम्हारा ये मतलब तुमने जो फैक्टर लिया कि मैं एल्गोरिथम को ऐसे चेक करूंगा जो जल्दी कंपाइल हो जाए, ये Hmm. तुम्हारा ओन बेसिस है ना। ऐसे Yes, sir. सबका अलग अलग होगा कि मैं तो सिर्फ टाइम देखूंगा कि मेरा ये ऑपरेशन कितनी जल्दी खत्म हो जाता है, Hmm. Yes, sir. ठीक है। तो ऐसे उसमें ये देखना है कि अब बात आती है, हमने डिजाइन तो कर लिया, हमने बहुत सारे एल्गोरिथम बना लिए, Hmm. ठीक है,
और अब आती है एनालिसिस पर कि कैसे पता लगाए कि कौन सा एफिशिएंट एल्गोरिथम है। जब सपोज करो मैंने पता लगा लिया कि जब मेरे पास अभी जैसे 18 बच्चे हैं और 18 बच्चों ने एल्गोरिथम दिया मेरे को, 18 एल्गोरिथम आ गए, उसमें से मैंने पता लगा लिया कि हाँ ये एल्गोरिथम एक बच्चे का सबसे एफिशिएंट है, तो लास्ट में हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। एक बार हमें पता चल जाए कौन सा एफिशिएंट एल्गोरिथम है, लास्ट में बताएंगे कि हाँ ये एल्गोरिथम बेस्ट है, इसको अब तुम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे दो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। समझ Yes, गए? sir. Yes, sir. तो हमने अभी तक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, और कैसे डिजाइन मतलब कितने एल्गोरिथम्स बन सकते हैं, Yes, sir. हमें एक एफिशिएंट एल्गोरिथम निकालना है, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन की लास्ट पार्ट कि हमें उसका प्रोग्राम बना देना है। Yes, sir. एक अब नीचे उसी चीज को जो मैंने बोला है एक ग्राफ में दे रखा है, जैसे मैंने कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम दी तो उसके सपोज करो 4 एल्गोरिथम निकल कर आए, Yes, sir. ठीक है, A1 A2 A3 A4 4 एल्गोरिथम है। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो जो नीचे दे रखा है। In this above diagram, suppose we have a problem P and there are more than one algorithm present to solve the problem P. That is A1, A2, A3, A4. Out of these algorithms, A1 takes more computation and resources to solve the problem than other algorithms, and A3 computes the problem in less resources as compared to A1, A2, and A4. Therefore, we can say that A3 algorithm is the best algorithm out of the other algorithms in order to find the solution of the given set problem P. तो समझ में आ गया? Yes, sir. तो इसमें क्या है कि जैसे 4 एल्गोरिथम है और A1 जो है वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ले रहा है कंप्यूटर से कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे ये रिसोर्स दो, दूसरा रिसोर्स दो, तीसरा दो, इससे तब जाके अगर ये रिसोर्सेज होंगे मेरे पास तभी मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। और इन्हीं एल्गोरिथम में से एक एल्गोरिथम ऐसा है जो वो कहता है कि नहीं मुझे किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं है ना, मुझे बस इनपुट दे दो मैं तुम्हें आउटपुट दे दूंगा। Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए हम उस 4 में से हमने A3 को एफिशिएंट मान लिया कि हाँ A3 कैन वर्क। Yes, sir. अब आते हैं नेक्स्ट उस पर कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एल्गोरिथम को अफेक्ट करेंगे। तो एल्गोरिथम अब जैसे अब हम आते हैं मेन चीज पर कि जैसे कौन सी चीज है कौन से फैक्टर को हम देखें कि जिससे हम ये पता लगा पाए कि हमारा ये एल्गोरिथम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब बाकियों से इफेक्टिव है कि नहीं है ना। Yes, sir. तो पहले बेसिक अप्रोच क्या होगी, या तो मैं तुम्हें ये बोल दूं कि अपने जो भी तुमने एल्गोरिथम सोचा है ना वो तुम अपने अपने कंप्यूटर पे टाइप करके मतलब पूरा उस कोड बनाकर एग्जीक्यूट कर दो। Yes, sir. ठीक है, अब हर बंदा अपने अपने डिवाइस पर अगर उसको एग्जीक्यूट करेगा तो सबकी अलग अलग वो आएगी टाइमिंग, Yes, sir. है ना। पर इसमें एक ये चीज हो जाता है, अब सबके पास एक डिवाइस तो है नहीं, Hmm. है ना। अब जैसे फर्स्ट फैक्टर है हमारा मशीन कॉन्फ़िगरेशन। अब Yes, sir. किसी का हो सकता है लैपटॉप एकदम वो अपनी मतलब जो प्रोसेसिंग है एल्गोरिथम की वो रेस्पबेरी पाई पे कर रहा हो, Hmm. है ना, मतलब एक मिनी लैपटॉप जो Yes, sir. सिर्फ तुम्हें एल्गोरिथम इनपुट दो आउटपुट दे देगा वो, और उसके रिसोर्सेज बहुत कम है, जैसे आई थ्री प्रोसेसर है, 4 GB रैम है, बस इतने रिसोर्सेज में ही वो तुम्हें एल्गोरिथम कंप्यूट करके दे देगा। Hmm. और Yes, दूसरा आता है अगर तुम बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव लैपटॉप ले आओ जिसका एकदम i7 प्रोसेसर है, 8 GB रैम है और उसका आर्किटेक्चर भी 64 बिट है, मतलब वो तो अगर तुम कुछ भी एल्गोरिथम लिखोगे तो वो फटाफट एग्जीक्यूट कर देगा क्योंकि उसका हार्डवेयर स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो इनपुट में ज्यादा वो नहीं लगाएगा टाइम yes, sir. प्रोसेस करने में। ठीक है, तो Hmm. अब जब सबके पास ये डिवाइस अलग है तो मशीन
तो एल्गोरिथम को जज करना कि कौन सा किसका बेटर है, वो एक वो हो जाएगा। अच्छा, अच्छी टेक्निक नहीं मानी जाएगी। एग्री करते हो इस बात से? Yes, sir. तो अब हम आते हैं दूसरे उस पर फैक्टर पर, जो कि हमारा साइज ऑफ इनपुट। Yes, sir. ठीक है, साइज ऑफ इनपुट क्या कहता है कि ठीक है, अब जैसे कि आज आजकल के उसमें डेटा बहुत बढ़ता जा रहा है, मैंने ये स्टार्टिंग में बोला था, Yes, sir. डेटा बहुत बढ़ता जा रहा है। अब कौन सा एल्गोरिथम कौन से डेटा पर, मतलब ये मान लो कि अगर मैंने सिर्फ 100 एलिमेंट दिए, कुछ Yes, sir. एल्गोरिथम है जो 100 एलिमेंट को एकदम ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कर दे, Yes, sir. है ना? और कोई एल्गोरिथम है जो 100 एलिमेंट को प्रोसेस करने में बहुत टाइम ले रहा है ना? अभी सिर्फ Yes. स्मॉलर इनपुट की बात कर रहा हूं मैं। पर अब अगर मैं यही इनपुट बोल दूं, जैसे मैंने एल्गोरिथम 1, उसने स्मॉलर इनपुट के लिए एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कर दिया, Yes, और sir. एल्गोरिथम 2 जिसने उसी 100 एलिमेंट्स के लिए उसने बहुत टाइम लिया। पर Yes. अब अगर मैं इनपुट दे दूं 2 की पावर 32, Hmm. ठीक है, तो उस 2 की पावर 32 वाले डेटा को मैनेज करना, अब एल्गोरिथम 1 ने तो बहुत बहुत वो लगा दिया, वो क्या कहते हैं, टाइम, Right. Hmm. कैसे उसको प्रोसेस करेगा, फिर उस चीज को आउटपुट में देगा। पर एल्गोरिथम 2 ने क्या किया, भले वो 100 स्मॉलर इनपुट के लिए कम बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था, पर उसी एल्गोरिथम ने 2 की पावर 32 को बहुत फास्ट वो कर दिया प्रोसेस। तो इस वे में हम कहते हैं कि अगर जब आगे आने वाले टाइम में साइज ऑफ इनपुट बढ़ता जाएगा, है Hmm. ना, हमारे Yes. लिए एल्गोरिथम 2 बेस्ट रहेगा। समझ रहे हो? Yes, sir. क्योंकि डेटा तो हमारा बढ़ता जा रहा है। Hmm. ठीक है, तो अब हम ठीक है, तो हमने एक फैक्टर मान लिया कि हम एल्गोरिथम को साइज ऑफ इनपुट पर जज करेंगे। Yes, sir. अब आता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये दो चीजें क्या होती हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि इट टेल्स हाउ मच अप्रोक्सीमेट टाइम, मतलब हम मान के चल रहे हैं हमारा साइज ऑफ इनपुट है, हमने उस टाइम डिटरमाइन करेंगे कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट वर्क करेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहता है कि उस साइज ऑफ इनपुट के लिए हमारे पास कितना टाइम उसे लग रहा है, Hmm. ये हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताता है कि सपोज मैंने एल्गोरिथम दिया, तुमने फ्रैक्शन मतलब रैम में जाता है वो Yes, sir. कोड, ये पता है ना कि अगर हम कोई भी कोड लिखते हैं तो वो पहले रैम में जाएगा, Hmm. और फिर वो सीपीयू की यूटिलाइजेशन से वो प्रोसेस करेगा और फिर तुम्हें आउटपुट देगा। Yeah. Yes, sir. ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहता है कि ठीक है, यूजर ने अगर तुम्हें इनपुट दिया तो उतने उतना इनपुट साइज तो रैम में जाएगा ही जाएगा, पर Hmm. एल्गोरिथम अलग से कितना वो स्पेस ले रहा है रैम से, वो हमारी स्पेस Hmm. कॉम्प्लेक्सिटी बताएगा कि जो एक्स्ट्रा स्पेस है टेकन बाय द एल्गोरिथम टू परफॉर्म अ गिवन टास्क Yes, sir. इज कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कौन कौन से फैक्टर्स पर एल्गोरिथम अफेक्ट करता है। Yes, sir. जो मशीन एक साइज ऑफ इनपुट, और अगर हम साइज ऑफ इनपुट लेते हैं तो उसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे वर्क करेगा। Hmm. अब हम आते हैं मेन पार्ट पर, ये अब जब डेटा बढ़ता जा रहा है तब उसको एनालाइज कैसे करें। तो उसके लिए क्या किया, कुछ ग्रुप ऑफ कोडर्स ने ये निकाला कि हम एक एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का यूज करेंगे। ठीक Yes, है, sir. एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का ये पैरा पढ़ना एक बार। Asymptotic analysis is an idea to handle the issues like time and space in analyzing algorithms. In asymptotic analysis, we have to evaluate the performance of an algorithm in the terms of input size. We calculate how the time or space taken by an algorithm increases with the input size. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो मैंने तुम्हें अभी पहले चीज बताई थी ना, साइज ऑफ इनपुट,
हमने एक Yes. फैक्टर ले लिया और उसके बेसिस पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता लगाएंगे एक एल्गोरिथम की। तो Yes. उसी चीज को उन्होंने एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का नाम दे दिया बस। Okay. Okay. Sir. ठीक है, Hmm. अब हम आते हैं कि अब हमने साइज ऑफ इनपुट तो ले लिया कि अब इनपुट साइज जो भी यूजर हमें इनपुट देगा उसके हिसाब से हम एल्गोरिथम को ये एफिशिएंट कौन सा होगा वो हम निकाल लेंगे। अब आते हैं 3 केस। अब एल्गोरिथम तुमने दे दिया, साइज ऑफ इनपुट भी हमने वो कर लिया कॉन्फ़िगर। Hmm. अब आते हैं 3 केस, बेस्ट केस, एवरेज केस या वर्स्ट केस। ये क्या कहता है कि जो एल्गोरिथम तुमने दिया वो तुम्हारा बेस्ट केस कब देगा, बेस्ट केस इन द सेंस वो कितने मिनिमम टाइम में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अगर मैंने फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया, ठीक है, Hmm. अगर वो मैं कह रहा हूँ कि 1 फैक्टोरियल निकालना तो बहुत इजी है, Yes, sir. समझ रहे हो। अगर 1 फैक्टोरियल निकालना है तो रिटर्न 1 कर दो, तो वो तो Yes, sir. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगा, Hmm. है ना। तो मान के चलो उसने 1 सेकंड में कंप्लीट करके दे दिया, तो वो हमारा बेस्ट केस है ना, Yes, कि sir. उसने 1 सेकंड, वो एल्गोरिथम मेरा 1 सेकंड में तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही देगा, Yes, sir. है ना। अब वर्स्ट केस क्या होता है, वर्स्ट केस क्या होता है कि अब अगर मैं उसे 1 फैक्टोरियल तक, चलो ठीक है स्मॉल इनपुट था, अब मैं उसे Hmm. 100 फैक्टोरियल बोलूं Hmm. तो उसको निकालने में उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, Yes, sir. ठीक है। तो Yes, sir. अब जैसे उसको निकालने में मान लो उसको 10 मिनट लग गए, Hmm. ठीक है, 10 मिनट से मतलब हो सकता है कि अगर मैं इससे भी बड़ा इनपुट लूं तो वो उसमें भी 10 मिनट ही ले रहा है। Yes, sir. अब अगर मैंने 100 फैक्टोरियल लिया, अब अगर मैं 100 मतलब 1000 फैक्टोरियल भी लूं तो भी वो एल्गोरिथम 10 मिनट ही ले रहा है। Yes, sir. अब अगर मैं 10,000 लूंगा तो भी 10 मिनट। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये मेरा अपर बाउंड है कि भाई जो मेरा एल्गोरिथम है ना वो 10 Hmm. मिनट से ऊपर नहीं जाएगा टाइम उसका, अच्छा. ठीक है। चाहे Hmm. चाहे तुम कितना भी अब इनपुट दो वो 10 मिनट से ऊपर नहीं लेगा, तो वो हमारा क्या होगा, एक अपर बाउंड, कि मैंने 10 मिनट को अपर बाउंड में रख दिया, ठीक Yes, है। sir. और ऐसे ही हमारा बेस्ट केस क्या था कि 1 minute. सेकेंड, वो हाँ, 1 हमारा होता second. है लोअर बाउंड, Yes, sir. ठीक है। लोअर बाउंड में रख दिया कि मेरा एल्गोरिथम 1 सेकेंड तो लेगा ही लेगा, Hmm. ठीक है। तो एक और एवरेज केस पे क्या हो जाता है कि हम अब हो सकता है कि कुछ बाकी इनपुट्स के लिए हम क्या वो स्टेटमेंट दें, जैसे हमने 1 फैक्टोरियल बोला और 100 फैक्टोरियल बोला, है ना। तो Hmm. 100 फैक्टोरियल के बीच में जितने भी वो नंबर्स हैं उनके लिए भी तो फिर अलग से निकालें, या फिर हम एवरेज बता दें उनका कि अगर उसने 1 सेकेंड लिया और उसने 10 मिनट लिया तो Yes, sir. बाकी केसेस के लिए भी वो मेरा बीच में ही जाएगा कुछ, Yes, sir. मतलब 10 मिनट के अंदर और 1 सेकेंड से ऊपर, Hmm. है ना। तो वो हमने एक एवरेज केस मान लिया कि हम बेस्ट केस और वर्स्ट केस का एवरेज ले लें, Yes, sir. तो वो हमारा एवरेज केस हो गया। अब आते हैं हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पर, ठीक है। एसिम्प्टोटिक Yes, sir. नोटेशन क्या है, जो भी मैंने ये 3 केस समझाए हैं ना, बेस्ट बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, Yes, sir. इसको कोई एक नोटेशन दो जिससे पता चल जाए कि हाँ ये इससे एक्सीड नहीं करेगा, समझ रहे हो। मतलब अगर मैंने अपर बाउंड ले लिया तो अपर बाउंड को कुछ डिनोट तो करूँ ना मैं, Yes, sir. ताकि पता चल जाए कि हाँ इस अपर बाउंड से आगे नहीं जाएगा। Hmm. और लोअर बाउंड के लिए भी मैं कुछ बता दूं ताकि लोअर बाउंड मतलब एक तरह से बेस्ट केस, Best. ठीक है। Yes, sir. तो अब हम आते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो हम यूज करते हैं, बिग ओ, Yes, sir. बिग ओमेगा, और आता है हमारा थीटा नोटेशन, ठीक है। बिग Yes, ओ sir. में क्या कहता है कि ये ऑर्डर, मतलब बिग ओ का मतलब है कि मैं सिर्फ तुम्हें अपर बाउंड ही बताऊंगा,
अपर बाउंड इन द सेंस मैं तुम्हें सिर्फ वर्स्ट की प्रोबेबिलिटी ही दे सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब एक तरह से मैं तुम्हें टाइम बता सकता हूँ वर्स्ट केस तक का, कि तुम्हारा जो एल्गोरिथम है वो इससे ऊपर तो जाएगा ही नहीं। Yes, sir. ठीक है, तो एक तरह Hmm. से इसकी डेफिनेशन पढ़ना बिग ओ की। The big O notation defines an upper bound of an algorithm. It bounds a function only from above, that is, it has the worst case an algorithm takes and it cannot exceed from that time. The big O notation is useful if we have to compute upper bound on time complexity of an algorithm. ठीक है, तो जो मैंने बताया अभी कि वो सिर्फ तुम्हारा वर्स्ट टाइम ही Okay. बताएगा कि तुम्हारा जो एल्गोरिथम है वो इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक Yes, है, sir. अब आते हैं ये जो सपोज करो एक मैथमेटिकल उन्होंने नोटेशन दे दी कि अगर फंक्शन ऑफ एन है Yes, जो sir. कि तुम्हारे एल्गोरिथम का है फंक्शन, Hmm. ठीक है, अगर ये लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन हुआ, जी एन क्या है, जी ऑफ एन एक ऐसा फंक्शन जो तुम्हें ये बता दे कि ये तुम्हारी वर्स्ट लिमिट है, कि तुम्हारा जो एल्गोरिथम है वो इससे ऊपर नहीं जा सकता। Yes, sir. ठीक है, तो हम Hmm. उस जी ऑफ एन को क्या बोलेंगे कि वो हमारा ऑर्डर ऑफ वो बन जाएगा बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। Yes, sir. जैसे यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि एक Hmm. पर्टिकुलर वैल्यू है एन नॉट, जैसे एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, इनपुट, इनपुट साइज, और Yes. वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया टाइम, Fine. टाइम। तो एक पर्टिकुलर Yes, sir. इनपुट साइज एन नॉट के लिए क्या हो रहा है कि सी ऑफ जी एन, Yes, sir. ठीक है, वो हमेशा मेरे एल्गोरिथम से ऊपर ही रहेगा। तो वो Yes, हमें एक sir. अपर बाउंड दे देगा कि हाँ भाई मेरा जो एल्गोरिथम है वो इस चीज से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब इतने Hmm. टाइम तक ही जाएगा। मतलब जो मैंने तुम्हें बोला था फैक्टोरियल का, अगर मैं 10 मिनट ले रहा हूँ तो 10 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा टाइम मेरा। Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं 10 मिनट दे रहा हूँ तो मैं बेसिकली क्या बता रहा हूँ, बिग ओ नोटेशन। Yes, sir. ठीक है, अब Hmm. जैसे यहाँ नीचे एक एग्जांपल है, फंक्शन ऑफ एन जो है वो मेरा 3n+2 है। मेरा कोई भी जो एल्गोरिथम है ना Yes, sir. वो 3n+2 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया कि इतना ये मेरा एल्गोरिथम का ग्राफ है, वो ऐसे जा Hmm. रहा है, n मतलब साइज ऑफ इनपुट। Yes, sir. ठीक है, अब g ऑफ n मैंने ले लिया n। Hmm. ठीक है, तो देखो अगर मैं इसका स्लोप, अगर n का स्लोप जैसे मेरे एल्गोरिथम में 3 है, Yes, sir. 3 है ना, और g ऑफ n में अगर मैं स्लोप 5 रख दूं, Yes, स्लोप sir. समझ रहे हो, ये Yes, स्लोप sir. जो n का कॉफिशिएंट Mm-hmm. Yes, है sir. ना, जैसे 5 है, तो ये 5n क्या होगा, हमेशा मेरे 3n+2 से बड़ा होगा। Yes, sir. अगर तुम n इक्वल टू 1 रखो तो Hmm. 5. 3n+1 कितना बन जाएगा, 5। और 5. अगर मैं 5n में 1 रखूं तो 5, तो इक्वल है। अब अगर मैं Yes. 2 रखूं तो 5n मेरा बड़ा होगा Yes, sir. 3n+2 से। तो इससे मेरे को ये पता चल गया कि जो g ऑफ n मेरा n है ना, भले ही मैं Hmm. उसके कोई भी स्लोप रखूं, Yes, sir. कोई भी स्लोप रखूं, मतलब 5 या 5 से ऊपर, Good one. है ना, तो Yes, sir. मेरे को एक अपर बाउंड मिल जाएगी कि मेरे एल्गोरिथम से बड़ा होगा। Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए मैंने Hmm. इसको क्या लिखा, फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n, या फिर n स्क्वायर, या फिर 2 की पावर n। ऐसा क्यों, पता है 1, इसका sir. रीजन? अगर मैं n ले रहा हूँ, यहाँ तो मैंने 5n मतलब g का जो फंक्शन है वो मैंने n ले लिया। Yes, sir. ठीक है, अब अगर मैं n स्क्वायर लूं, Yes, sir. n स्क्वायर लूं तो मेरा वो भी तो n स्क्वायर का फंक्शन भी तो मेरे एल्गोरिथम से बड़ा ही आएगा। हाँ. Yes, sir. n है ना, अगर जैसे 3n+2 मेरा क्या लीनियरली बढ़ रहा है ना साइज Yes, के sir. साथ, पर n स्क्वायर मेरा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, n स्क्वायर Hmm. मतलब 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर हम करेंगे n के उसमें। Hmm. Hmm. ठीक है, Yes, sir. तो ऐसे उसमें हम ये नहीं देख रहे कि कौन सा
मेरे फंक्शन ऑफ n को छूता हुआ निकलेगा, मतलब कौन सी उसकी एकदम बेस्ट बता सकते हैं। हम बस ये बता रहे हैं कि अपर लिमिट क्या होगी। यस सर। ठीक है, अपर लिमिट की बात अगर हो तो उसमें हम बिग O का वो देते हैं। यस सर। ये सिर्फ हमें वर्स्ट केस बता सकता है मेरे एल्गोरिथम का। अब आते हैं बिग ओमेगा पर। बिग ओमेगा क्या कहता है कि इसमें जैसे हमने अपर बाउंड निकाल ली, अगर हम इसका लोअर बाउंड निकाल लें, समझ रहे हो, अगर मैं यस सर। सिर्फ ये बता दूं इसका बेस्ट केस टाइम क्या होगा, तो उससे मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ, मेरा जो एल्गोरिथम है वो इतना मिनिमम टाइम तो लेगा ही लेगा किसी यस सर। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यस सर। ठीक है, ओके। तो अब बिग ओमेगा में हमारी एक वो कंडीशन आ जाएगी मैथमेटिकली अगर देखना हो तो, कि मेरा फंक्शन जो मेरा एल्गोरिथम है वो हमेशा बड़ा होगा g ऑफ n से, यस सर। है ना, हमेशा बड़ा होगा। तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ओमेगा ऑफ g ऑफ n। ओके सर। एग्री करते हो? ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई डाउट? अगर बिग ओ क्या होता है या ओमेगा में कंफ्यूजन, कि हमने साइज ऑफ इनपुट ही क्यों वो लिया फैक्टर। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। फंक्शन ऑफ n, जैसे ग्राफ के नीचे मैंने वही लिया कि मेरा एल्गोरिथम 3n+2 है। यस सर। ठीक है, और मेरा g ऑफ n हमारा n है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे एक लोअर बाउंड चाहिए। अब लोअर बाउंड के लिए क्या, कि बेस्ट टाइम बता सके कि मेरा एल्गोरिथम बेस्ट टाइम कब देगा। तो उसके लिए क्या किया, या तो हो सकता है बेस्ट टाइम मेरा ये हो ओमेगा ऑफ n, अगर मैं स्लोप इसका g ऑफ n का 1 रख दूं तो मेरा 3n+2 तो बड़ा ही आएगा ना n से, यस सर। है ना। या अगर मैं कोई n हटा दो, log n रख दूं, तो मेरा 3n+2 बड़ा आएगा log n से। log तो क्या होगा, तो लीनियर से भी छोटी कर देता है ना वैल्यूज को। यस सर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कहा कि चाहे n रखो या log n रखो या कांस्टेंट, ये तुम्हें एग्जैक्ट नहीं बताएगा। कभी भी ये जो नोटेशंस हैं वो तुम्हें एग्जैक्ट नहीं बताएंगी कि तुम्हारा एल्गोरिथम 1 सेकंड ही ले रहा है या 10 मिनट ही ले रहा है। ये तुम्हें उससे ऊपर भी बता सकती है। बिग ओ नोटेशन तुम्हें 20 मिनट भी दे सकता है, 40 मिनट भी दे सकता है। और ओमेगा नोटेशन तुम्हें मतलब 1 मिली सेकंड भी दे सकता है या 1 नैनो सेकंड। वो तुम्हें एक लोअर बाउंड बता देगी कि तुम्हें तुम्हारा जो एल्गोरिथम है वो इससे तो ऊपर ही होगा, यस सर। है ना, ओमेगा। अब हम आते हैं थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन अब क्या कहते हैं, ठीक है तुमने बता दिया तुम्हारी अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है। यस सर। अब हम चाहते हैं कि मेरा एल्गोरिथम एक स्पेसिफिक वो दे कि लाई कहाँ कर रहा है मेरा एल्गोरिथम। अगर मैंने बोल दिया, जैसे फैक्टोरियल वाला मैंने तुम्हें दिया था एग्जांपल, यस मैंने सर। बोल दिया 1 सेकंड में तो कर ही देगा सॉल्व और 10 मिनट तक ही जाएगा टाइम उसका। ठीक है, अब पर मेरा बिग ऑफ एन कह रहा है कि 20 मिनट तक, मतलब 20 मिनट के अंदर अंदर वो सॉल्व कर देगा मेरा फैक्टोरियल वाला एल्गोरिथम, यस है सर। ना। वो सॉल्व, तुम कोई भी फैक्टोरियल दो वो तुम्हें सॉल्व करके दे देगा। तो ऐसे उसमें क्या होगा कि तुमने 20 मिनट तो कुछ ज्यादा ही बता दिया ना, मेरे को तो 10 मिनट, मेरे को एकदम एक्यूरेसी वाला चाहिए कि मेरा एल्गोरिथम कितने मिनट तक जा सकता यस सर। है ना। तो अब ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि 1 सेकंड तो है ही मेरा बेस्ट केस, पर मेरा लोअर बाउंड ये बता रहा है कि 1 नैनो सेकंड के तक तो कर ही देगा, मतलब कोई भी सिंपल प्रॉब्लम होगी 1 नैनो सेकंड तक लेगा या उससे ऊपर देगा टाइम कंप्यूट करके। यस सर। वो हमने एक वो बना दी लोअर बाउंड। नंबर वन। तो नोटेशन क्या कहती है कि हम अगर उस एल्गोरिथम के सैंडविच हो रही है, मतलब मेरा एल्गोरिथम अगर 1 सेकंड से 10 मिनट जा रहा है तो
वो मेरे को एक ऐसा टाइम इंटरवल तो बता ही देगा कि जिससे मेरे को आइडिया लग जाए कि दोनों तरफ से मेरा लोअर बाउंड क्या और अपर बाउंड दोनों, ठीक है। यस सर। अब हम आते हैं, जैसे यहाँ नीचे एक एग्जांपल है, वही मैंने लिया एल्गोरिथम जिसका फंक्शन है 3n+2। अब अगर मैं g ऑफ n में n लिया, अब एक है कि मेरा 5n से तो नीचे ही रहेगा, यस जो सर। मैंने अपर बाउंड सेट किया था 5n से नीचे रहेगा, और मैंने एक लोअर बाउंड सेट किया था 1n, और 1n से तो ऊपर ही रहेगा। यस तो सर। इससे मुझे क्लियर कट नोटेशन मिल गई कि हाँ, मेरा जो फंक्शन है वो थीटा ऑफ n है। यस सर। थीटा ऑफ n, ठीक है। जैसे तुमने ऊपर भी देखा होगा, मैंने क्या क्या किया, जैसे बिग ओ में था, बिग ओ नोटेशन में मैंने स्लैश डाल के ऑर्डर ऑफ n, n² 2 की पावर n भी दे रखे हैं, यस सर। है ना। और बिग ओमेगा में मैंने क्या डिफाइन कर रखा है कि हमारा ओमेगा ऑफ n तो देगा ही, ओमेगा ऑफ 1 भी दे सकता है, ओमेगा ऑफ लॉग n भी दे सकता है, यस सर। ठीक है। तो इसमें थीटा नोटेशन एक स्पेसिफिक देता है कि तुम्हारा लीनियर टाइम में ही वो होगा, जो एल्गोरिथम है वो लीनियरली बिहेव कर रहा है, जो कि मैंने ऊपर से और नीचे से भी चेक करके ये देख लिया कि लीनियरली ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं कौन सी नोटेशन फिर यूज करें। अब मैंने तुम्हें तीनों बता दी, अब तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कौन सी नोटेशन यूज करूं। थीटा नोटेशन ही जरूरी है, क्योंकि उसमें लोअर बाउंड भी पता लग रहा है और अपर बाउंड भी पता लग जाता है। हाँ, तो फिर वैसे तो अगर तुम अपना आंसर थीटा नोटेशन में दो ना, तो वो ज्यादा वो लगता है कि हाँ, तुमने उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों तरफ से वो कर दिया, फिक्स कर दिया कि लीनियरली ग्रो कर रहा है या एक्सपोनेंशियली, बता दिया तुम्हारा एल्गोरिथम ये ऐसे कर रहा है। और अगर मैं थीटा नोटेशन हटा दूं, तो बिग ओ और ओमेगा में से कौन सा नोटेशन यूजफुल रहेगा। बिग ओमेगा होना चाहिए। बिग ओ। बिग ओ या बिग ओमेगा। बिग ओ। बिग ओ, अच्छा क्यों। क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम जितना जल्दी हो जाए वो हमारे लिए उतना बेटर है। बट ज्यादा टाइम, अगर कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जितना ज्यादा टाइम लगाएगा उससे उसकी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा। जितना कम टाइम लगाएगा उससे मतलब यूजर को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेटिस्फाइड रहेगा। बट अगर ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, वो यूजर के लिए एक थोड़ा सा कह लो डिसएडवांटेज हो जाएगा। अच्छा, तो हाँ तुम करेक्ट हो, मतलब 90%, 80-90%। पर एक तरह से बिग ओ का रीजन ये भी है कि बिग ओ में क्या वो तुम्हें एक वर्स्ट केस ही तो बता रहा है ना, कि तुम्हारा एल्गोरिथम इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो एक बात बताओ, तो अगर मेरे को बेस्ट केस टाइम की चिंता करनी चाहिए कि वर्स्ट केस टाइम की। वर्स्ट की। वर्स्ट की ना, कि मुझे एक बार पता चल जाए कि मेरा एल्गोरिथम कहाँ तक जा सकता है, यस सर। है ना। तो इसलिए हम बिग ओ को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि ये बता सके कि हाँ, मेरा एल्गोरिथम इस लिमिट तक जा सकता है, इससे गंदा टाइम नहीं दे सकता मेरा एल्गोरिथम, समझ रहे हो। यस सर। अगर 10 मिनट है तो 10 मिनट ही देगा, 11 मिनट या 12 मिनट तक नहीं दे सकता। यस सर। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी नोटेशन में, किसी को भी कोई डाउट हो तो या तो अनम्यूट कर लो या चैट बॉक्स में लिख दो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे सार्थक, अभी अब क्या दिख रहा है तुम्हें, अब हम कौन से टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। हाँ, तो इसमें क्या है, अब ठीक है, तुमने एनालिसिस कर लिया कि तुमने नोटेशन में हमें आंसर देना है बिगो में या थीटा में, ठीक है।
यस सर। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एल्गोरिथम्स हम बना सकते हैं। ठीक है, तो Yes. दो टाइप के एल्गोरिथम तुम बना सकते हो, या तो वो आइटरेटिव अप्रोच से या रिकर्सिव अप्रोच से। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। या फिर अगर तुम ऐसे वो हो कि हाँ मेरा जो एल्गोरिथम बना है ना वो आइटरेटिव से हो रहा है ना वो रिकर्सिव से हो रहा है ना। कुछ एल्गोरिथम ऐसे होते हैं जो किसी भी अप्रोच से नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो एल्गोरिथम है ना वो इनपुट साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास अब दो एल्गोरिथम हो गए, या तो हम प्रॉब्लम को आइटरेटिव अप्रोच से सॉल्व करें या तो हम प्रॉब्लम को रिकर्सिव अप्रोच से सॉल्व करें। यस सर। ठीक है, तो अब हम आते हैं आइटरेटिव एल्गोरिथम होता क्या है। आइटरेटिव एल्गोरिथम क्या कहता है कि तुम जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लूपिंग कर लो। जैसे अभी एक एग्जांपल देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें इन्होंने वो लूप लगा दिया और काउंट को 0 ले लिया, जैसे जैसे लूप चलता रहेगा काउंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी। है ना। तो अब इसमें ये देखना है कि हमारा जो लूप है वो स्टार्ट किससे हुआ, I0 से, यस सर। और गया कहाँ तक, n तक। यस सर। है ना, और n हमारा क्या है, यूजर इनपुट। यूजर की मर्जी, अब वो चाहे उसमें 2 डाले, 4 डाले, 8 या 2 की पावर्स में ले जाए। यस सर। ठीक है, तो हमारा लूप उसी के उतने टाइम्स तक ही चलेगा जितना हमारा यूजर इनपुट देगा। यस सर। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो ये है, जैसे लूप हमारा 0 से n तक चला। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ n होगा। ऑर्डर ऑफ n कैसे, वो मैं बताता हूँ। जैसे ये मान लो लूप तुम्हारा, जैसे काउंट प्लस प्लस की वैल्यू देखो क्या होगी। एक बार जैसे I0 के लिए काउंट कितनी बार चला, एक बार में चलो, 0 के 0 0 ही रहेगा, 1 के लिए फिर 1 होगा। नहीं नहीं अच्छा, अभी तो 0 के लिए 1 हुआ। हाँ, जैसे I0 है तो काउंट मेरा 1 बढ़ गया। यस सर। है ना, अब यस सर। मेरा आई वाला जो लूप है वो होगा, इंक्रीमेंट होगा। यस सर। है ना, और फिर जब दोबारा फिर मेरी कंडीशन चेक होगी कि क्या जो मेरा 1 है वो यूजर इनपुट से छोटा है। यस सर। सपोज यूजर इनपुट लिया 4, है ना, तो 0 के लिए चला 1। काउंट। तुम मैं लूप चलाता हूँ, तुम काउंट की वैल्यू को वो करना, इंक्रीमेंट। ठीक है, यस सर। I0 के लिए 1। काउंट करेगा 1। अब मैंने I को 1 कर दिया तो काउंट क्या हो जाएगा, 2। अच्छा अब I3 हो चुका। I2 होगा ना। नहीं पहले, हाँ I2 हो गया तो अब काउंट क्या होगा, 3। हाँ अब I3 हो चुका, अब 4 हो जाएगा काउंट। 4 हो जाएगा। अब जैसे ही I4 होगा तो फॉल्स हो मैंने जाती है। यूजर इनपुट तो 4 ही दे रखा है। अब यस सर। I4 आएगा तो मेरा कितनी बार काउंट चला, 4 बार। 4 बार। तो मतलब 4 तो मेरा यही है, और काउंट भी मेरा 4 बार चला। अब अगर मैं यूजर इनपुट बढ़ाता रहूं तो काउंट भी बढ़ता जाएगा। यस सर। तो इसमें हमने कह दिया कि ऑर्डर ऑफ n, n क्या है इसमें, हमारा यूजर इनपुट। यस सर। है ना, अब आते हैं सेकंड उस पे। अच्छा, इसको अगर मैं ऑर्डर ऑफ n की जगह थीटा ऑफ n लिख सकता हूँ। यस सर। तो ये अच्छा ये बताओ कि ओमेगा ऑफ n अगर मैं लिखना चाहूँ। नहीं सर, वो हमारा वो तो वर्स्ट केस नहीं है ना सर। नहीं, पर ओमेगा ऑफ n हमारा वर्स्ट नहीं, वर्स्ट केस पे मत जाओ। अभी बस सिंपल है कि जितना यूजर इनपुट दे रहा है
है ना, उतनी बार लूप चल रहा है। यस तुम सर, ये मत देखो, अब वो तो यूजर के ऊपर है ना कि वो कितना इनपुट दे, समझ रहे हो, यस मतलब यूजर की झंझट है वो कि वो कितना भी इनपुट डाल सकता है, पर हमारा मेन फोकस है फॉर लूप पर, कितनी बार चल सकता है मेरा फॉर लूप। यस सर, ठीक है, तो हमारा इसको हम ऑर्डर ऑफ एन भी लिख सकते हैं, मतलब हमारा एन टाइम्स तक तो जाएगा ही जाएगा। ओमेगा ऑफ एन भी लिख सकते हैं, हमारा बेस्ट केस टाइम भी तो उतना ही होगा जितना यूजर इनपुट देगा, यस सर, यस है ना। और जब हमारा वो पता चल गया ओमेगा नोटेशन और बिग ओ नोटेशन, तो थीटा ऑफ एन भी मैं लिख ही सकता हूँ, यस सर, है ना। मेरे को लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एन में मिल गई, है ना, तो मैं थीटा ऑफ एन लिख सकता हूँ। पर अगर मेरे पास सपोज ऐसा करो ऑर्डर ऑफ एन मेरा जैसे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है ना, मतलब Yes. कोई भी एल्गोरिथम दिया वो मेरा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, और मेरा एक एल्गोरिथम है, मतलब उसी एल्गोरिथम का मैंने ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर निकाल दिया और ओमेगा ऑफ 1 निकाल दिया, मेरा बेस्ट केस टाइम ये है, और ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तक जा रहा है। ठीक है, तो मैं उसको थीटा ऑफ मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि एक तो है मेरा बेस्ट केस तो लीनियर टाइम दे रहा है, Yes, और sir. वर्स्ट केस मेरा एन स्क्वायर में दे रहा है, तो मैं एवरेज कहाँ से निकालूं, समझ रहे हो, मतलब Yes, sir. एक तो मेरा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है Hmm. और एक मेरा Hmm. एकदम कांस्टेंट है, Yes, sir. तो मैं उसका थीटा नोटेशन नहीं डिफाइन कर पाऊंगा, या तो दोनों अगर सेम उसमें हो, जैसे इस केस में था ओमेगा ऑफ एन है, लोअर बाउंड भी एन है, अपर बाउंड भी एन है, तो मैंने थीटा नोटेशन निकाल दी कि हाँ ये मेरा एन होगा। Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं सेकंड केस पर, इसको देख के कुछ आइडिया क्या हो रहा है इसमें। दो लूप चल रहे हैं, एक बार आई के लिए, एक बार जे के लिए, अच्छा, और और आई कहाँ तक जा इन यूजर इनपुट तक जा रहा है एन तक, रहा है, एन तक, और जे जे आई तक जा रहा है। जे आई तक। इसका मतलब जो मेरा सेकंड लूप है वो मेरा आई की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा यस सर, है ना। तो इसको ऐसे देखो कि दो लूप नहीं है, एक लूप तो तुम्हें ये जो ऊपर वाला है आई वाला है वो तुम्हें ये बता रहा है कि यूजर इनपुट ने जहां तक बोला है वहां तक लूप चलाना है, और जो जे लूप है ना वो तुम्हारा आई की वैल्यूज, जो इनर लूप है वो हमारा आई की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। यस सर, तो उसमें क्या होगा कि अगर आई हमारा 1 होगा तो जे 1 है, तो क्या जे लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है यस सर, ना, तो वो ये फॉर लूप वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा सी आउट राम मतलब प्रिंट हो जाएगा राम। यस सर, ठीक है, अब आई इज इक्वल टू, अब जे हमारा 2 हो गया, मतलब इंक्रीमेंट हो गया ना, यस सर, तो लूप में जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 यस सर, फॉल्स हो गई, तो अब हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे 2 तक, यस सर, 2। अब जे हमारा दोबारा 1 से स्टार्ट होगा, यस ठीक सर, है, 1 से स्टार्ट होके अब कंडीशन क्या हो गई, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस सर, है ना। तो इस केस में राम 2 बार प्रिंट होगा, यस सर, है ना। तो अब क्या हो चुका, मतलब जितनी आई की वैल्यू होगी उतनी बार राम मेरा प्रिंट होगा, इससे ये कंक्लूजन पर आते हो, हाँ, यस सर, है ना। जैसे आई 1 है तो राम मेरा एक बार प्रिंट हुआ, आई 2 है तो राम मेरा 2 बार प्रिंट हुआ, यस तो सर, ऐसे ही अगर आई मेरा एन तक पहुंच जाता है यूजर इनपुट तक, तो राम मेरा कितनी बार प्रिंट होगा, एन एन बार। पर, ठीक है, तो ऐसे उसमें क्या होता है कि अब हम देखते हैं इसका टोटल टाइम कितना निकला, जो आई है वो तो हमारा एन टाइम्स चला, और पर जे वाला लूप कितनी बार चला, आई पहले आई 1 के लिए एक बार चला लूप जे वाला, फिर यस सर, आई जब हुआ तब 2 बार चला लूप, यस फिर सर, ऐसे आई 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, तो उतने टाइम्स वो जे वाला लूप चलता रहा, यस सर, हमारा जे पे
वो होगा कि अच्छा जे वाला लूप हमारा एक बार चला, फिर 2 बार चला, फिर 3 बार चला। तो अगर हम इन सबको और लास्ट में n तक चला, जो भी हमारा Yes. यूजर इनपुट होगा, Yes, sir. वो अगर हम सबको ऐड कर दें तो एक एपी बनेगी। एपी Yes, पता sir. है अरिथमेटिक Yes. प्रोग्रेशन कि 1 + 2 + 3 2 plus. + n Yes, तक sir. जाएगा। तो Yes. वो हमारा ये बता देगा कि हमारा टोटल लूप चला n × n + 1/2। ये तो एपी का फॉर्मूला है कि अगर Yes. फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, Hmm. ठीक है, तो n × n + 1/2। तो इसमें देखो n × n 2 बार आ गए ना n मेरे, Yes, sir. n² बन गया। तो इसका Yes. मतलब है इस कोड की जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, Hmm. मेरा ऑर्डर ऑफ n² जाएगा। Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं थर्ड उस पे। अच्छा, इस प्रॉब्लम में किसी को कोई डाउट कि ऑर्डर ऑफ n² क्यों आया? तो ठीक है, फिर थर्ड पे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड प्रोग्राम देख के क्या लग रहा है सार्थक? इसमें भी यही है कि यूजर इनपुट दे रखा है, हाँ। काउंट की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 1 से हम्म, करते हुए यूजर इनपुट तक चलती रहेगी, बस में इंक्रीमेंट तेज होगा। इंक्रीमेंट तेज हो रहा है। अच्छा, यस सर। तो पहले वाले केसेस में क्या हो रहा था? सिर्फ एक एक बार बढ़ रहा था, ऐसे आई की पहले 1 है फिर 2 है, इस तरह बढ़ रहा था। हाँ, पहले सीक्वेंशियली बढ़ रहा था, 1 2 3 4। अब हम उसको कह रहे हैं कि अब पावर। इंटू 2 होके बढ़ेगा। पावर नहीं है ये। जैसे अच्छा मल्टीप्लाई। पावर में क्या होता है कि अगर 1 × 2 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 का स्क्वायर 16। इसमें इंटू हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? 1 फिर 2 4 8 फिर 16 फिर 32 ऐसे आई की वैल्यू ये होंगी। तो यस काउंट अब मैं आई वही करते हैं, तुम काउंट पे नजर रखना, मैं आई पे। यस सर। ठीक है, तो अब काउंट तो है शुरू हो गया 0 और आई मेरा 1 है, और यूजर इनपुट बताओ क्या ले? 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, 4 ले लिया। नहीं, 4 तो क्या, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। 2 का स्क्वायर भी होता है और 2 × 2 भी होता है 4। फिर 5 ले लेते ठीक है, 5 ले लेते हैं। हैं। अब आई 1 हुआ, ठीक है, 1 इज लेस देन 5, तो काउंट इंक्रीमेंट हो गया। यस सर 1। अब आई इंक्रीमेंट हो गया 1 × 2। 2 इज लेस देन 5, ट्रू। तो 2 हो काउंट जाएगा। भी increment हो गया 2। ठीक है, अब मेरा आई क्या था? 2 2 × 2 4। 4 लेस देन। यस सर 3 हो जाएगा। तो अब 4 इज लेस देन 5, तो काउंट मेरा 3। अब यस सर। आते हैं 4 × 2 8। अब यस सर। 8 मेरा लेस देन इक्वल टू 5, फॉल्स। तो काउंट वाला एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो काउंट की वैल्यू कितनी रही फिर? 3। 3। तो अब अगर हम ऐसे ही जैसे n को अब हम बढ़ाते जाए और उसमें भी अब हम पैटर्न देखें कि क्या फॉलो हो रहा है, तो नीचे एक्सप्लेनेशन में देखो, जैसे i की वैल्यूज कैसे जा रही है, 1 फिर 2 4 8 16 ऐसे, जब तक हम n तक नहीं पहुंच जाते यूजर इनपुट तक। यस सर। काउंट की वैल्यूज, अब जैसे हमने 5 लिया था तो हमारा 3 आया था काउंट, मतलब 3 बार एग्जीक्यूट हुआ, यस सर। है ना? तो ऐसी अगर हम बड़ी वैल्यूज लें तो उसका एक मतलब काउंट हमारा कम उसमें होगा इंक्रीमेंट। पहले तो सिक्वेंशियली होता है 1 2 3 4 5 हाँ। जब, ठीक है, और अब जो काउंट है वो सिर्फ, भले ही हमारा n 5 था, 5 यूजर इनपुट, पर काउंट हमारा 3 रहा। यस सर। ठीक है, तो इसमें हमारा काउंट मिनिमाइज हो गया, पहले से कम चला लूप। लूप हमारा कम चला। तो इसमें यस हमने सर। क्या किया, या तो मैं आई को ऐसे लिखूं जैसे 1 है ये, 1 को मैं लिख दूं 2 की पावर 0, फिर 2, जब आई 2 हुआ तब मैं 2 की पावर 1 ऐसे लिख सकता हूँ, फिर यस जब सर। 4 हुआ आई तो 2 का स्क्वायर। यस सर।
ठीक है, तो जब सपोज करो आई इंक्रीमेंट होते 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 एन तक चला गया, अब उस एन को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर के समथिंग, यस सर, ठीक है। तो अब अगर मैं के को निकालूं कि कितनी बार मेरा आइटरेशन चला, मतलब कितनी बार मेरा फॉर लूप चला यस सर, के, तो मैं 2 को अब राइट हैंड साइड पे भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू लॉग एन बेस 2, यस सर, है ना। तो इससे हमें पता चल गया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ बिग ओ ऑफ लॉग एन बेस 2 है, यस सर, ठीक है, क्योंकि हमने के की वैल्यू निकाली ना, के क्या है हमारा, कितनी बार लूप चला, यस सर, और ये हमारा कितनी बार लूप चलेगा जब हम लास्ट यूजर इनपुट तक नहीं पहुंच जाते, 2 की पावर के, यस सर, ठीक है, क्योंकि अब आई हमारा 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इंटू टू करके। अब अगर आई इंटू 3 होता तो फिर पहले 1 आता, फिर 3, 6, मतलब एक तरह से 1 फिर 3 फिर 9, है ना, फिर 9 इंटू 3 27, समझ रहे हो, मतलब 3 के उसमें मल्टीप्लाई होता, तो यस सर, तो उसको निकालने के लिए अब करेंगे जैसे हमारे इसमें था 2 की पावर के, मतलब लास्ट आइटरेशन हमारी n तक अगर हम भेज रहे हैं, तो इसमें होगा 3 की पावर के, यस सर, है ना, क्योंकि हमें लास्ट बताना है ना कि कितनी बार लूप चला, तो 3 की पावर के हो पावर, जाएगी यस सर, इजी n, कि n तक तो जाएगा ही ना, उससे आगे जाएगा तो लूप तो चलेगा ही नहीं, है ना। तो के फिर हमने निकाला, तो लॉग उसमें जब हम 3 से इंटू 3 करेंगे तो लॉग बेस 3 आ जाएगा, यस सर। ठीक है। इसी में इस प्रॉब्लम में किसी को कोई डाउट कि लॉग क्यों आ रहा है? चलो फिर फोर्थ उस पर बढ़ते हैं। अच्छा, फोर्थ को देख के क्या लग रहा है, लूप कैसे चल रहा है? आई लूप तो सिंपल चल रहा है, पहले आई की वैल्यू 1 और यूजर इनपुट तक एन तक चलेगा, और हाँ इंक्रीमेंट भी सही और एक एक बार हो रहा है। ठीक है, और एक एक जो बार हो रहा है। और जो जे वाला है, जे लूप, वो सब पहले तो जे की वैल्यू 1 से यूजर इनपुट तक, और जो आई की वैल्यू है वो ऐड होती रहेगी उसमें, जे अच्छा, में। आई की वैल्यू उसमें अब ऐड हो, अब हाँ, जैसे कि सेकंड लूप की वर्किंग मैं समझाता हूँ। आई वैल्यू 1 है, तो जे वाला जो लूप है ना वो इंक्रीमेंट होता रहेगा एक बार, मतलब जे पहले प्लस प्लस हो रहा है, समझ रहे हो, 1 फिर 2 फिर 3, एक से इंक्रीमेंट हो रहा है जे। यस सर, फिर जब आई 2 होगा ना, तो जे दो दो के उसमें से, इंक्रीमेंट होगा, यस सर, 1 फिर प्लस 2 करेंगे, 3 फिर प्लस 2 करेंगे, 5 ऐसे। यस सर, और लास्ट केस में जब आई एन होगा, तो ये तो सीधा हो जाएगा कि जे 1 पर है, तो जब हम इसको प्लस एन करेंगे तो सीधा लास्ट उस पर पहुंच जाएगा, यस सर, ठीक है। तो ऐसे उसमें क्या करेंगे, जैसे आई मान के चलो 1 है, तो हमारा जे लूप कितनी बार चला, राम हमारा कितनी बार प्रिंट हुआ, एन टाइम से प्रिंट होगा। हाँ एन टाइम्स प्रिंट हो गया, क्योंकि जे अभी सिर्फ एक एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है, यस सर, और जे हमारा लेस देन इक्वल टू एन है। अब जब आई 2 हुआ तो राम कितनी बार प्रिंट होगा, डबल में फिर हाफ चलेगा। हाफ चलेगा, क्योंकि हम दो दो से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यस सर, ऐसे जब हम इसका इस फॉर लूप का जो जे वाला लूप है उसको अगर हम एनालाइज करें, तो ये निकल के आ रहा है कि आई 1 है तो जे लूप हमारा एन टाइम्स चलेगा, आई 2 है तो जे लूप हमारा n/2 टाइम्स चलेगा। ऐसे करते करते जब आई एन होगा ना, तो जे सिर्फ एक बार चलेगा, यस सर। एक, अच्छा एक बार वो कौन सी वो होगी कंडीशन, जो ये एक बार चला वो कौन से उस पर चला, जब वो एन टाइम पे होगा सीधा लास्ट चला जाएगा ना वो। नहीं, जब J1 हुआ तो प्रिंट हो गया एक बार, यस सर, अब जब सीधा n ऐड होगा उसमें, मतलब आई वो हमारा n, n+1 बन जाएगा फिर वो। और n+1 देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, नो सर।
नहीं, तो वो इसका मतलब जो जे वाला लूप है वो हमारा एक बार ही चला, जब आई हमारा n होगा। यस सर। तो टोटल अगर हम देखें तो जे लूप कितनी बार चला, जब आई 1 था तब n टाइम्स, जब आई 2 हुआ तब n/2 टाइम्स, है यस ना। सर। ऐसे अगर आई जब n होगा तो 1 टाइम, और जब इसमें से हम n कॉमन निकालेंगे, जैसे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया ना हमारे पास, यस n सर। कॉमन निकाला, 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस करते 1/n, हम 1 को n/n भी तो लिख सकते हैं। यस सर। n को n/n लिख दूं और उसमें से n कॉमन निकालूं तो 1/n। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, 1 प्लस हाफ प्लस 1/3, यस सर। ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब इस सीरीज को हम log n लिखते हैं, यस सर। ठीक है। तो n log n, तो हमारा n तो कॉमन निकाल रखा था, तो n log n हमारा आ जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n ऑफ log n, यस सर। ठीक है। अच्छा, यस सर। मैं बार बार बिग ओ बोल रहा हूँ, उसका रीजन पता चल रहा है ना, मेरे को सिर्फ हाँ, वर्स्ट देखना है यस सर। है ना, क्योंकि यस। उससे मेरे को पता चल जाएगा, इससे आगे मेरा एल्गोरिथम नहीं जा सकता, यस सर। ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पर। अच्छा, फिफ्थ से क्या समझ आ रहा है। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक है, मैं बता देता हूँ। जो वाइल लूप में जो जे हो रहा है ना, जे इंटू टू, वो जे इंटू टू नहीं है, वो जे की पावर है, जे की पावर 2, यस ठीक सर। है। तो अब कोड को पढ़ना। यूजर इनपुट में n है जो उसकी वैल्यू 2 की में दे रखा है। 2 की पावर m में, हेलो। ठीक है। हेलो, अच्छा। हेलो। हाँ, आ रही है सर आपके पास। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी भी। चलो, यस सर। अब फिर सर फॉर लूप लगा दिया। नहीं, n हमारा 2 की पावर m है, और m क्या है इसमें, 2 की पावर k। k। तो मतलब जो यूजर इनपुट देना चाह रहा है ना, वो 2 की पावर 2 की पावर k, समझ रहे हो। यस मतलब सर। बहुत ही बड़ा नंबर देना चाहता है, हम्म। ठीक है। अब फर्स्ट लूप फिर कैसे चल फॉर रहा है। वो तो सिंपल ही चल रहा है, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और एक एक बार इंक्रीमेंट होगा वो तो। ठीक है, फिर लूप के अंदर आएगा तो j की वैल्यू 2 दे रहा है, हाँ, मतलब इंसाइन कर दी। हम्म। फिर while लूप लगाया जिसमें j की वैल्यू n से कम होगी। ठीक है, मतलब यूजर इनपुट से तो कम होनी चाहिए जे की वैल्यू, और हम यस। हर बार जे को इंक्रीमेंट किससे कर रहे हैं, पावर से, पावर से। ठीक है। पावर है, इसको ध्यान रखना। हम्म। और अब, और हमारा जब वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा तब प्रिंट होगा राम, अच्छा। ठीक यस है। सर। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या हमारे पास दो वेरिएबल है, मतलब एक तो n तो है ही यूजर के लिए, हम्म। और वो किस फॉर्म में दे रहा है, 2 की पावर k, यस सर। है ना। तो k को अभी मतलब कंफ्यूजन ना हो, तो k को अभी 1 मान लेते हैं, यस सर। ठीक है। मतलब छोटे से शुरू करते हैं कि क्या इनपुट है, तो 2 की पावर 1, तो मतलब 2 का स्क्वायर। यस सर। तो यूजर ने इनपुट दिया 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, यस सर। 4 है इनपुट में। अब लूप हमारा आई जो है, आई वाला लूप, वो 1 यस। से 4 तक चलेगा, यस सर। और आई इंक्रीमेंट होगा। अब आते हैं जे वाले लूप में। जे क्या हो रहा है, जे पहले जब आई 1 था तब जे हमारा 2 हुआ, यस सर। ठीक है। जे हमारा 2 हुआ, तो अब इस पर आ गए, 2 इज लेस देन 4, कि 4 तो हमारा यूजर इनपुट है ना, यस सर। ठीक है। तो 2 इज लेस देन 4, तो j इंटू 2 हो गया, इंटू 2 नहीं, पावर ऑफ 2, तो 2 यस सर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और यस सर। 4 हो गया, और राम हमने प्रिंट हो गया, यस सर। ठीक है। अब आते हैं, अच्छा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 यस सर। 4 इज लेस देन इक्वल टू। यस सर। हो गया। तो अब हमारा j क्या हो गया, 4 का स्क्वायर,
Yes sir. ये पावर है तो 4 का स्क्वायर, तो वो हो गया हमारा 16 और Yes. राम हमारा एक और बार प्रिंट हो गया। Yes sir. 16 इज लेस देन इक्वल टू 4, फॉल्स। False. Yes sir. ठीक है, तो अब व्हाइल लूप का काम खत्म। तो बेसिकली हमारे पास 2 बार राम प्रिंट होकर आया। Yes sir. ठीक है, अब और हमने k की वैल्यू क्या रखी हुई थी, 1, 1. है ना। अब हम रखते हैं k की वैल्यू 2। Yes sir. ठीक है, तो क्या होगा, 2 की पावर 2 की पावर 2 कितना होगा, जो m है वो 2 की, k को मैंने 2 रख दिया तो m की वैल्यू क्या होगी, 2 का स्क्वायर 4 Yes sir. और जो n होगा वो हमारा क्या होगा, 16. 2 पावर 4 16। Yes sir. ठीक है, इसका मतलब 16 बार i हमारा 1 से 16 बार चलेगा। Yes sir. अब ये कैसे काम करेगा, वही पहले 2 हुआ तो Yes sir. 2 इज लेस देन 16, एग्जीक्यूट Yes. हो गया एक बार। Yes sir. अब 2 के बाद 2 इंटू 2 मतलब 2 का 2 का square. स्क्वायर 4, Yes sir. तो 4 इज लेस देन 16, एग्जीक्यूट हो गया 2 बार। Yes sir. ठीक है, अब 2 बार मतलब राम प्रिंट हो गया 2 बार। Yes sir. ठीक है, और 4 का स्क्वायर किया वो, हाँ स्क्वायर किया 16, 16. है ना, 16 आ गया तो 16 वैलिड हो गई कंडीशन। Yes sir. तो हमारा राम एक और बार प्रिंट हो गया। Yes sir. 3 बार होगा. 16 का स्क्वायर 256, Yes sir. है ना, तो 256, तो अब हमारा ये हो False. जाएगा Hmm. फॉल्स, तो जे का लूप हमारा हट गया। ठीक है, तो अब हमें ये पता चला के की 1 वैल्यू पर तब राम 2 बार प्रिंट हुआ, के की 2 वैल्यू पर राम 3 बार प्रिंट हुआ। ऐसे Yes. हमने के की 3 वैल्यू पर भी देखा, तो उससे हमें ये पता चला कि राम जो है वो हमारा 4 बार प्रिंट हो गया। Yes sir. जब नीचे एक्सप्लेनेशन में आना तो पता चलेगा, जब के की 1 थी तब 2 बार प्रिंट हुआ। Hmm. द इनर लूप विल रन 2 टाइम्स। जब के की वैल्यू 2 थी तब इनर लूप ने 3 टाइम्स। जब के की वैल्यू 3 थी तब इनर लूप 4 टाइम्स। तो इसमें कुछ पता चल रहा है, वो एक बार मतलब जो k + 1 टाइम्स बढ़ रहा है एक तरह से. है ना, k + 1 टाइम्स बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि, और ऊपर वाला लूप क्या है, जो हमारा ith लूप था वो तो यूजर इनपुट के हिसाब से n बार ही चल रहा है बार बार, Yes कि sir. i प्लस प्लस तो चलता रहेगा ना। Yes. Yes sir. को नहीं पता कि नीचे कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है, पर वो अपने हिसाब से तो यूजर इनपुट तक तो जाएगा। Yes sir. ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा कि हमारा ith लूप चला n टाइम्स, है ना, और Yes. jth लूप कब तक चलेगा, k + 1 टाइम, Yes sir. है ना। जो भी हम k की वैल्यू रखेंगे उसका +1 टाइम j वाला लूप हमारा चलेगा। तो अब Yes. आंसर तो एक n के टर्म्स में भी है, एक k के टर्म्स में भी, किस में निकालें, k के टर्म्स में. मतलब n इंटू k + 1। अब हम ये आंसर तो दे नहीं सकते ना, Yes sir. एक n के टर्म्स में भी आ रहा है और k के टर्म्स में। इसमें क्या n क्या था हमारा, यूजर इनपुट। Yes sir. तो हम इसको यूजर इनपुट के उसमें निकालेंगे कि कैसे वो आ रहा है। मेरा एल्गोरिथम कितने टाइम तक चलेगा यूजर इनपुट के हिसाब से। तो Yes sir. k को अगर मैं निकालूं तो ऊपर आ जाओ एक बार, जैसे k में था ये m = 2 की पावर k, दिख रहा है। Yes sir. तो अगर मैं k की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, log ऑफ m बेस 2। Yes sir. 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया ना, तो log ऑफ m बेस 2। Yes sir. ठीक है, अब k की वैल्यू हमने निकाल ली। अब Yes. 2 की पावर m है Yes sir. है ना। अब इस पे आ जाओ, n = 2 की पावर m। Hmm. तो अब क्या होगा इसमें, m की पहले तो वैल्यू डाल दो 2 की पावर k, Yes sir. 2 की पावर k डाल दी। Hmm. अब जो फर्स्ट 2 है
जो समझ रहे हो, जो पहला 2 है वो Yes, sir. अगर मैं उसको n साइड भेजूं तो log ऑफ n बन जाएगा, Yes, sir. log ऑफ n बेस 2, Yes, sir. है ना। तो अब मेरा log ऑफ n बेस 2 आ गया। अब क्या होगा कि log ऑफ n बेस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर k। अभी भी मेरा k वो है, फंस रहा है, तो मैं Hmm. उस 2 को भी इस साइड भेज देता हूँ, n की साइड। Yes, sir. ये मेरा क्या आ जाएगा, log ऑफ n। Hmm. ठीक है, तो ऐसे हमने k की वैल्यू निकाल ली, log ऑफ n। तो अब अगर हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें जहां पे हमने लूप का निकाला था n इंटू k प्लस 1, नीचे आ जाओ, उसमें निकाला है ना अभी हमने Yes, sir. Yes, sir. k प्लस 1, है ना। तो Yes. उसमें अगर हम k की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ बिग O ऑफ n log n, Yes, sir. है ना, क्योंकि n तो वही है, बस हमने k की वैल्यू डाल दी। Yes, और sir. प्लस 1 है वो तो हमारा क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है, Hmm. तो उसको अगर हम हटा भी दें तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ये है, n log ऑफ n। Yes, sir. तो अभी तक हमने पांचों प्रॉब्लम में आइटरेटिव अप्रोच देखी कि कैसे लूप काम कर रहे हैं। Hmm. ठीक है, लूप्स में हम कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं और ये सब। अब आता है हमारा दूसरा, रिकर्सिव। जो अगर हम रिकर्सिव बनाए तो उसकी कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें। तो Yes, sir. रिकर्सिव से क्या समझते हो, रिकर्सिव अप्रोच है क्या? जैसे इसमें अगर हम रिकर्शन पढ़ रखा है अभी। हाँ, कि फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। हाँ, तो रिकर्शन में जैसे फर्स्ट डेफिनेशन भी है, फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ एंड आल्सो हैज अ टर्मिनेशन कंडीशन। Hmm. कि भाई अब अगर मैं सपोज करो मैं 8 का फैक्टोरियल निकालूं, Yes, sir. 8 का फैक्टोरियल है तो 8 का फैक्टोरियल कैसे होगा, या तो मैं उसको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके 8 तक ले जाऊं, Yes, sir. है ना। तो ऐसे उसमें मेरा एक तो ये आइटरेटिव अप्रोच है कि मैं 1 से शुरू होके 8 तक ले जाऊं, Hmm. है ना। रिकर्सिव क्या कहता है, रिकर्शन कि ठीक है तुमने 8 का फैक्टोरियल मांगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, Yes, sir. है ना। तो बेसिकली मैं 7 फैक्टोरियल को बुला रहा हूँ अब, कि Hmm. अगर मेरे को 7 फैक्टोरियल का आंसर पता चल जाए तो मैं निकाल दूंगा कि 8 इंटू 7 फैक्टोरियल इज माई 8 फैक्टोरियल। Yes, sir. ठीक है, तो अब 7 फैक्टोरियल कॉल हुआ, फिर 7 जाएगा तो 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। Yes, sir. समझ रहे हो, ये फंक्शन जो है ना फैक्टोरियल वाला, ये अपने से छोटे एलिमेंट को बुला रहा है Hmm. कि तुम इसका अगर मेरे को 7 फैक्टोरियल पता चल जाए तो मैं 8 फैक्टोरियल बता दूंगा, और अगर मेरे को 6 फैक्टोरियल पता चल जाए तो मैं 7 फैक्टोरियल बता दूंगा। तो इसमें टर्मिनेशन कंडीशन होती है कि n तो हमारा ग्रेटर देन 1 हो, Yes, sir. है ना। तो ये तो होगा कि अगर मैं 1 फैक्टोरियल पर पहुंचा तो ये Hmm. थोड़ी ठीक है, मतलब अब तुम 0 फैक्टोरियल का बताओ। अब मैं 0 फैक्टोरियल कर गया तो फिर -1 जाएगा, अब Hmm. माइनस कुछ होता नहीं फैक्टोरियल, Hmm. तो 0 तक रोक देंगे कि 0 फैक्टोरियल इज 1, हमने उसे बता दिया 0 फैक्टोरियल 1 होता है। Yes, sir. अब जितने भी कॉल्स हुए अब Hmm. उसमें रिप्लेस कर दो वैल्यू, 0 फैक्टोरियल 1 हो गया तो 1 फैक्टोरियल भी 1 हो गया, 1 Hmm. इंटू 0 फैक्टोरियल था ना। Yes, sir. तो ऐसे करते करते हम 8 का फैक्टोरियल तक पहुंच जाएंगे। तो Yes, sir. अब ऐसे उसमें रिकर्सिव एल्गोरिथम की टेक्निक है, जो डेफिनेशन है ये पढ़ना। Recursive algorithm is a top-to-bottom approach, while iterative नहीं, algorithm इसके ऊपर वाली। recursive algorithm technique is based on dividing the large problem into sub-problem tasks in order to achieve the output. हाँ, तो हमने क्या किया, हम डिवाइड इन द सेंस जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, कि अगर हमें 8 का चाहिए तो पहले तुम 7 का बताओ, 7 का चाहिए तो 6 का, ऐसे छोटे छोटे उसमें बांट दिया। फिर
उनको सॉल्व करके, छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बड़ी प्रॉब्लम का हमें पता चल गया कि क्या आंसर होगा। यस सर। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? एक हमने रिकर्सिव पढ़ा, एक आइटरेटिव पढ़ा। तो रिकर्सिव में क्या है, हम टॉप टू बॉटम अप्रोच है। टॉप टू बॉटम इन द सेंस कि अगर 8 फैक्टोरियल है तो मैं 8 फैक्टोरियल से शुरुआत कर रहा हूँ, 8 पर, फिर 7 पर, फिर 6 पर, फिर 5 पर, ऐसे टॉप से बॉटम लेयर्स पर जाता जा रहा हूँ। यस सर। ठीक है। और आइटरेटिव क्या है? इट इज अ बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप इसमें क्या होगा? आइटरेटिव में जिसमें लूप लगा रहा हूँ बार बार। लूप में क्या है, 1 से शुरू हुआ वो n तक जाएगा, यस सर। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इससे मैं बॉटम से ऊपर जा रहा हूँ। और रिकर्सिव में मैं बार बार उसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ पर छोटे उसके लिए, यस सर। छोटी लेयर्स के लिए। ठीक है। अब रिकर्शन में कैसी कैसी चीजें आ सकती हैं वो देखते हैं। तुम्हें रिकर्शन में फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डिक्रीजिंग फंक्शन लगा सकते हो। तुम्हें बेसिकली लार्ज प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में तो बांटना है। अब तुम छोटे पार्ट में कैसे बांटोगे? या तो डिक्रीजिंग फंक्शन लगाकर, डिक्रीज हो रहा है, n-1 हुआ, फिर n-2 हुआ, फिर n-3 हुआ, ऐसे करते करते हम 1 तक पहुंच गए। यस सर। ठीक है। और डिवाइडिंग फंक्शन कैसे होगा कि एक बार हमने फंक्शन कॉल किया n पर, फिर हमने दूसरी बार फंक्शन कॉल किया n/2 पर। या जैसे अगर मैं 8 फैक्टोरियल लूं तो अगर, वैसे तो डिवाइडिंग अप्रोच होगा नहीं, पर सिंपल अगर मैं 8 फैक्टोरियल दूं तो 8 डिवाइडेड बाय 2 4, यस 4 सर। फैक्टोरियल, 4 डिवाइडेड बाय 4 1 फैक्टोरियल, यस सर। है ना। इसलिए n/4 n/2 और n, मतलब इस मैं यूजर इनपुट को डिवाइड करता जा रहा हूँ। ठीक है। और ऐसे हम फंक्शन को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में बांट सकते हैं। तो अब आता है हमारा स्क्वायर रूट, मतलब एक बता दिया, एक डिक्रीजिंग होता है, एक डिवाइडिंग होता है। तो ऐसे हम और भी केसेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट लगा दिया किसी पर, स्क्वायर रूट ऑफ n, फिर उसका स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है। ऐसे कर करके हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम से बांट सकते हैं। अब इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालें, ये इसका बहुत डिफरेंट मेथड होता है एज कंपेयर टू आइटरेटिव। हमने तो आइटरेशन में क्या है, हमने लूप चलाकर हमने काउंट कर लिया यस सर। कि लूप हमारा कितनी बार चला, तो उससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। पर इसमें फंक्शन डिक्रीज होता जा रहा है, तो इसमें कैसे बताएं कि ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है। यस सर। ठीक है। तो 3 मेथड कौन कौन से हो गए? एक सब्स्टिट्यूशन, एक रेकरेंस और एक मास्टर। यस सर। हम इन 3 मेथड से बता सकते हैं कि उस रिकर्सिव प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। Yes. ठीक है। अब आते हैं पहले मेथड पर, जो कि हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। यस सर। तो इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले, मतलब अगर किसी को कोई पहले के टॉपिक में कोई डाउट हो कि रिकर्शन क्या होता है, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं रिकर्शन के केस में, या फिर आइटरेटिव को डिफरेंस पता चल गया आइटरेटिव और रिकर्सिव का। चलो फिर हम आगे अब सब्स्टिट्यूशन पे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या है? जैसे मैं तुम्हें वो बताता हूँ, जैसे ये एक स्निपेट है, कोड स्निपेट, देख रहे हो सब्स्टिट्यूशन के बाद वाला? सर हाँ। बस एक चीज का ये डाउट था कि जब आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम इसकी निकाल रहे थे, जब हम यूजर इनपुट n इज इक्वल टू 2 की पावर m दे रहे थे, हाँ। तब उसकी जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे थे, तब थोड़ा सा मुझे लास्ट वाले उसमें डाउट था। लास्ट वाले में? हाँ, जस्ट लास्ट वाले यहाँ तक तो आ गया समझ कि
कि हमने इस यहाँ का log ले लिया, इसको इसके इक्वल बराबर रख दिया, जब हमारे पास m इज इक्वल टू आ गया था n। तो अच्छा, इसके बाद का बता दीजिए जो है। हाँ, तो इसके बाद क्या किया कि जैसे k की वैल्यू पता चल गई कि log ऑफ n होगी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये पता चल गया। अब हमने पहले ये निकाला था कि जैसे जैसे हम k की वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हमारा वो बन रहा है, एक पैटर्न देख रहे थे ना हम पहले कि अगर हमारा k 1 हुआ तो n कितनी बार हमारा j लूप चला, ये सुना था, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। है ना। तो इसमें ये देखा कि हम जब k 1 था तब j लूप हमारा 2 बार चला, तो दो इस बार चला, ये k+1 तक का समझ आ गया और अच्छा, n का भी समझ में आ गया। लेकिन जब इसके बाद हम इसको इसके इक्वल रख रहे हैं एंड अगेन टेकिंग logarithm both sides we get, यहाँ से थोड़ा सा हाँ, जब ये आ गया कि हमने k की वैल्यू निकाल ली, फिर अब इस k की वैल्यू को ना इस फॉर्मूले में रख दो जो अभी हमने वो किया डिराइव, n इंटू k+1, ठीक है सर। ठीक है। अब k की वैल्यू अगर तुम इसमें रख दोगे ना log ऑफ n, तो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n, और फिर k की वैल्यू log ऑफ n, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है सर। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन पार्ट पर। सब्स्टिट्यूशन पार्ट सार्थक, Yes, sir. साथ हो? Yes, sir. हाँ हाँ, तो अब जैसे ये देखो कोड स्निपेट a ऑफ n है, Yes, एक sir. हमने इसमें टर्मिनेशन कंडीशन लगा दी कि n हमारा ग्रेटर देन 1 हो, Yes, sir. तब मतलब n 1 से बड़ा होगा तभी हम रिटर्न करेंगे n/2 और n/2, Yes, sir. है ना। तो ऐसी ये हमारा क्या है, रिकर्सिव अप्रोच, कि हमने a ऑफ n के लिए बुलाया, n यूजर इनपुट के लिए a को कॉल किया, फिर हम n/2 के लिए उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, Yes, sir. ठीक है। तो हमने 2 बार कॉल किया इसमें, तो ये हमारा एक तरह से ये मान के चलो कि ये हो गया, हम सब प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं, Yes, sir. बड़ी प्रॉब्लम को पहले छोटी में डिवाइड करते चले गए। तो अगर ए एन हमारा टी ऑफ एन, मतलब मान के चलो ए ऑफ एन जो हमारा एल्गोरिथम है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन ले रहा Yes, sir. है ना। तो अब इसमें ए n/2 कितना लेगा, वो जैसे n/2. टी ऑफ एन ले रहा है तो n/2 हमारा टी n/2 नहीं लेगा, Yes, sir. है ना, क्योंकि उसको n/2 साइज के लिए सॉल्व करने के लिए इतना टाइम लगेगा n/2। Yes, sir. ऐसे अगर हम इस पूरे एल्गोरिथम को प्लस करके देखें कि ए एन हमारा टी एन टाइम ले रहा है, और इफ स्टेटमेंट हमारा ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, मतलब कांस्टेंट टाइम, Hmm. ठीक है। और रिटर्न वाली जो दो स्टेट, ये ए n/2 और ए n/2 जो है Yes, sir. है ना, वो हमारा 2 बार एग्जीक्यूट होगा, तो 2 टी n/2, मतलब टी जो है टी n/2 एक बार Hmm. प्लस टी n/2, क्योंकि 2 बार हम बुला रहे हैं ना एक ही फंक्शन को, Yes, sir. है ना। तो अब इस पूरे की वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, टी एन इज इक्वल्स टू 2t n/2 + 1, मतलब ये एक अप्रोच होगी इसको सॉल्व करने की, ठीक है। अब आते हैं कि अब कैसे निकालेंगे। Hmm. फर्स्ट प्रॉब्लम में देख के क्या लग रहा है, कैसे है? A of n तो दे ही रखा है हमें एक फंक्शन, हाँ और फिर वो लगा दिया कि n की वैल्यू 1 से बड़ी ही होनी चाहिए, टर्मिनेशन हाँ, लगा दिया, और फिर हम रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू a की a n-1 में। है ना, मतलब दोबारा से हम कॉल कर रहे हैं उसी फंक्शन को, पर इस बार हम n-1 1. साइज के लिए, Yes, sir. है ना। तो अब अगर हम इसको देखें, a ऑफ n हमारा t ऑफ n टाइम एज्यूम कर लिया, t ऑफ n ले रहा है, इफ Yes, sir. स्टेटमेंट हमारी 1 Yes, ऑर्डर sir. ऑफ 1 में कंप्लीट हो रही है, और a ऑफ n-1 कितने में वो होगा,
टी ऑफ एन माइनस वन में, है ना, टी ऑफ एन माइनस वन टाइम लेगी। तो Yes, इसकी sir. हमने इक्वेशन लिख दी, टी ऑफ एन इज इक्वल टू 1 प्लस टी ऑफ एन माइनस वन। ये समझ Yes, आ गया sir. इतना, Yes, sir. है ना। तो अब हम देखते हैं टी ऑफ एन माइनस वन हमें पता चल गया। Hmm. अब उसमें रखो, जैसे अब ए ऑफ एन माइनस वन अगर मैं निकालूं, Yes, sir. है ना, अब मैं ए ऑफ एन माइनस वन पर हूं ना, तो अब अगर मैं ए ऑफ एन माइनस वन निकालूं तो क्या आएगा, पहले तो एन माइनस वन चेक करो कि वो ग्रेटर देन वन है कि नहीं, Yes, sir. है ना। और अगर वो ग्रेटर देन वन है तो मैं रिटर्न क्या कर दूं, N A n minus two. हाँ, ए एन माइनस टू, एक और छोटी प्रॉब्लम। फिर हम Yes, एन sir. माइनस टू पे जाऊंगा, फिर एन माइनस टू चेक करूंगा कि वो ग्रेटर देन वन है कि नहीं। Yes, sir. फिर ऐसे मैं करते करते एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, जब तक इक्वल टू वन नहीं आ जाता, Yes, sir. है ना। तो ऐसी सिचुएशन में, अच्छा, इक्वेशन टू देखो एक बार, वो Yes. सेम है जो मैंने अभी बोला कि अगर मैं n माइनस वन के लिए चेक करना चाहूँ तो वन तो मेरा वो हो गया इफ Yes, sir. स्टेटमेंट का। n माइनस टू क्या हो गया, मैं उसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ पर n माइनस टू इनपुट के लिए, Yes, sir. है ना। अब मैं थर्ड इक्वेशन पे आता हूँ। Yes, sir. अब n माइनस टू के लिए मैंने कॉल किया, Hmm. ठीक है। अब वन मेरा इफ स्टेटमेंट के लिए, और t अब मैं दोबारा से n माइनस थ्री के लिए कॉल कर रहा हूँ। Yes, sir. इतना आ गया। अब क्या करो, इस सेकंड स्टेटमेंट को ना पहले तो क्या करो, इस फर्स्ट के साथ रिप्लेस करो, मतलब टी एन माइनस वन की वैल्यू निकल गई, ये है, तो इसको फर्स्ट स्टेटमेंट में डाल दो। Yes, sir. तो वन प्लस टी एन माइनस टू, Yes, sir. तो इसमें मेरी इक्वेशन आ गई टी ऑफ एन इज इक्वल टू टू प्लस टी एन माइनस टू, Yes, sir. ठीक है। अब अगेन, अब अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं थ्री को वन में, कैसे, यहाँ मेरे पास आ गया, जैसे फोर है, फोर्थ इक्वेशन आ गई टू प्लस टी एन माइनस टू, तो टी Yes, sir. एन माइनस टू में अब अगर मैंने निकाल ली ना वैल्यू इसकी टी एन माइनस टू, Yes, sir. अब अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं टी एन माइनस टू पर तो कैसे आएगा, फिर टू, तो वही आ जाएगा, फिर टी एन माइनस टू की जगह आ जाएगा वन प्लस टी की वो टी एन माइनस थ्री, है ना। तो इसमें हमें ये पता चल गया, अब अगर मैं थ्री प्लस टी एन एन माइनस थ्री, यस सर, मतलब अगर मैं फर्स्ट उस पर हूं तो मेरे पास टी एन माइनस वन आ रहा है, अगर मैं सेकेंड लेवल पर जाता हूं तो मेरे पास टी ऑफ एन क्या आ रहा है, टू प्लस टी एन माइनस टू। अब अगर Yes, मैं थर्ड रिकर्सिव कॉल पे जाता हूं तो मेरे पास थ्री प्लस टी एन माइनस थ्री आ रहा है। यस सर, अब इसको मैं जनरल करना चाहता हूँ कि फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, सिक्स्थ के लिए, तो उसके लिए मैंने डिफाइन कर दिया k प्लस टी एन माइनस के, यस सर, है ना। ये हमारी जनरल अप्रोच हो गई। यस सर। अब अब क्या लिखा है, पूरा पढ़ना। अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, According to the algorithm, Tn equal to 1 plus Tn minus 1 is valid only when n is greater than 1. So जब हाँ पढ़ते जाओ। तो equal to 1 when n equal to 1, n is very large number which is gradually decreasing and hence the program will stop when it reaches 1. This is known as the base condition. To compute Tn, we require T1 in equation 5th. Hence to eliminate k, n minus k equal to 1, so k equal to n minus 1. Substituting n minus 1 in place of k in equation 5. हाँ, So Tn equal to, yes, अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने एक इक्वेशन निकाल दी कि n इक्वल टू वन पर ये स्टॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन वन की वो लगा रखी ना टर्मिनेशन कंडीशन। yes sir, तो अब n इक्वल टू वन पे स्टॉप हो जाए और रिटर्न कर दे वन, तो ठीक है, हमने रिटर्न कर दिया वन। तो हमारा बेसिकली रिकर्सिव कॉल जो हो रहा है वो n इक्वल टू वन पे स्टॉप हो रहा है। yes sir, और जो हमने इक्वेशन निकाली थी पहले, टी ऑफ एन इज इक्वल टू के प्लस टी ऑफ एन माइनस के, yes तो sir, इसको अगर मैं स्टॉप करना चाहूँ तो अगर मैं n माइनस के की जगह वन रख दूं तो मेरे
स्टॉप हो जाएगी कंडीशन, Yes, sir. है ना। ये हमारी कंडीशन स्टॉपिंग के लिए n माइनस के को 1 होना पड़ेगा। हम्म। तो n माइनस के को अगर 1 रखा तो k की वैल्यू क्या आ गई, n माइनस 1। Yes, sir. तो अब इस k की वैल्यू को अब अगर मैं उसमें रख दूं, t ऑफ n इज इक्वल टू k प्लस t ऑफ n माइनस k, उसमें Yes, sir. k की वैल्यू डालूं तो क्या आएगा, n माइनस 1 प्लस t ऑफ n माइनस 1। Yes, sir. तो उसमें मेरे पास क्या आ गई है, n माइनस 1 प्लस टी ऑफ 1। अब टी ऑफ 1 को हमें पता है कि हमारा प्लस 1 है, रिटर्न तो 1 करेगा ना, Yes, sir. है ना। ये हमारा रिटर्न होके 1 आ गया। तो n माइनस 1 प्लस 1 Hmm. इस लाइन पर हो, Yes, sir. है ना। ये हमारा कट के n आ गया। तो इससे हमें Yes. ये पता चलता है t ऑफ n इज इक्वल टू n। Hmm. तो इससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n। Yes, sir. मतलब तुम बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर कर तुम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना चाहते हो कि Yes, sir. हमारा k प्लस टी ऑफ n माइनस के तक जा रहा है, मतलब ये हमारी जनरल इक्वेशन है। फिर हमने देखा कि ये n माइनस के कब टर्मिनेट हो रहा है, हम्म। ठीक है। वो हो गया हमारा t ऑफ 1, मतलब जब k की वैल्यू क्या हो, n माइनस 1, Yes, sir. तो तब हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब टर्मिनेट हो रहा है तब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई है, n। Yes, sir. तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा, Yes, sir. ठीक है। अभी अब आते हैं रिकर्सिव फंक्शन। आज के सेशन का अभी हम यहीं तक ही रखते हैं, मतलब ये लास्ट सॉल्व करके फिर हम डाउट्स जिसके भी हो वो पूछ लेना, ठीक है। Yes, sir. अब रिकर्सिव फंक्शन हमने पहले ही दे दिया, अब इस बार कोई कोड नहीं है, उसने पहले ही बता दिया कि टी ऑफ एन हमारा क्या होगा, n प्लस टी ऑफ n माइनस 1। Yes, sir. जब जब ग्रेटर n हमारा ग्रेटर देन 1 होगा तो Hmm. फंक्शन कॉल होगी n माइनस 1 के लिए। Yes, देख sir. रहे हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n माइनस 1, तो मतलब फंक्शन Hmm. कॉल किसके लिए हो रही है, n माइनस 1 के लिए। Yes, sir. और हमारा n, ये जो n है ना, ये डिपेक्ट कर रहा है कि उस मतलब सपोज करो इफ n इज ग्रेटर देन 1, तो मैंने कॉल किया टी n माइनस 1 को, Yes, sir. ठीक है। अब पर उसके नीचे भी तो कुछ स्टेटमेंट्स होंगी ना, Hmm. वो मेरा n टाइम ले रही है, ऑर्डर ऑफ n टाइम, Yes, sir. ठीक है। तो अब उसको करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। t ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस टी ऑफ n माइनस 1। Yes, sir. नाउ t ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू, मतलब अब हम t ऑफ Hmm. n माइनस 1 देखना चाहे, है ना, Oh, yes, तो sir. कैसे निकालेंगे, n माइनस 1 प्लस टी ऑफ n माइनस 2। Yes, sir. सही। अब मेरे को टी ऑफ n माइनस 2 निकालना है, मैं Yes, छोटी sir. प्रॉब्लम पर जा रहा हूँ। टी ऑफ n Hmm. माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 2 प्लस टी ऑफ n माइनस 3, Yes, sir. है ना। अब ये मेरे को कब तक मेरे को छोटी प्रॉब्लम्स पर जाते रहना है, जब तक हमारा ये करना आ जाए, And yes, sir. है ना। तो हमने क्या, इस थर्ड को पहले क्या किया, सेकंड को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया, Yes, sir. है ना। फिर उससे हम, और फिर हमने थर्ड को भी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया फर्स्ट में। तो सिर्फ जनरल टर्म निकल कर आई, हमने पैटर्न देखा, टी ऑफ एन Hmm. इज इक्वल एन, पहले तो एन था, Yes, sir. फिर हमारा n माइनस 1 आया जब हमने Yes. t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू रखी, Yes, sir. हाँ। फिर जब t ऑफ n माइनस 2 की वैल्यू रखी तब n माइनस 2 आया, Yes, sir. t ऑफ n माइनस 3 आ गया, Yes, sir. ठीक है। अब ऐसे करते करते हमें चाहिए कि ये टर्मिनेट कर जाए कंडीशन। तो टर्मिनेशन के लिए क्या होगा And minus कि जब K. हमारा, है ना, जब 1 आ जाएगा, तो हमने इस Yes. पूरे पैटर्न को खोल के देखा तो ये आया Hmm. कि हमारा जनरल टर्म क्या बन रही है, n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस k तक जाएंगे। Yes, sir. k kth टर्म पर वो सपोज एंड हो रही है इक्वेशन,
है ना। तो और इसमें हमारा t ऑफ n माइनस k प्लस 1, ये कैसे आया, बता सकते हो? k प्लस 1, अच्छा चलो मैं बताता हूँ ये कैसे आया। कि जब हम n से शुरुआत करी तब हमारा n माइनस 1 था, जब हम दूसरे फंक्शन को कॉल किया, आ गया। यस सर। है ना। जब हमने n माइनस 1 को कॉल किया तो n माइनस 2 को फिर दोबारा कॉल किया। यस सर। तो ऐसे ही जब हम k को कॉल करेंगे तो k प्लस 1 मतलब माइनस में जा रहा है ना, तो माइनस ऑफ k प्लस 1 को कॉल करेंगे ना, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे, अब ये चीज हमारी 1 हो जाए तो क्या किया हमने, n माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो इससे हमारी k की वैल्यू आ गई n माइनस 2, कि अगर हम k की वैल्यू n माइनस 2 रखेंगे तो ये चीज हमारी टर्मिनेट करने लग जाएगी। यस सर। हमने इक्वेशन में देखा ना, फोर्थ इक्वेशन में जो लास्ट टर्म थी t ऑफ n माइनस k, तो k की वैल्यू हमने n माइनस 2 रख दी, टर्मिनेट करने लग जाएगी। फिर अब देखते हैं इसको, k की वैल्यू को हमने डाल दिया, तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, n माइनस से लेते लेते n माइनस k, k की वैल्यू क्या है n माइनस 2, यस सर। ठीक है। और p ऑफ n माइनस n, ये पूरी इक्वेशन हमारी 1 हो गई। यस तो सर। अब अगर देखो ये वो बन रहा है AP, अगर हम पीछे से देखें 1 प्लस 2 प्लस 3 करते करते हम n तक जा रहे हैं। यस सर। और AP क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यस सर। है ना। तो n इंटू n क्या हो गया, n स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर। तो हमने ये पता लगा लिया कि हाईएस्ट ऑर्डर है ना ये n स्क्वायर, तो Yes, t sir. ऑफ n हमारा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक ये आ गया समझ कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कैसे आया। यस सर। ठीक है, तो अब अगर किसी को कोई डाउट, यहाँ यहीं तक ये था आज का सेशन। हो सकता है कुछ चीजें नहीं समझ आई हो तो दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना इसी पीडीएफ को खोलकर कि कैसे एल्गोरिथम वर्क किया, कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली। बाकी अगर अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ, एक बार रेटिंग दे दो कैसा रहा सेशन 10 में से, और कोई सजेशन कि हाँ ऐसे इम्प्रोवाइज करना चाहिए था। सब समझ आ गया सबको आज के सेशन में? बढ़िया भाई, पूरी 13 रेटिंग आनी चाहिए, अभी तो सिर्फ कुछ ही की आई है।